Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 7, which is chapter number 13 about motion and time. Okay, let's start the chapter. So in the world, many things move continuously. Movement is the central part of universe in which we live. It is a common observation that all living objects, whether plants or animals, can move in the same way or the other. We measure how fast or slower an object is by measuring its speed. Speed is defined as the ratio of the total distance traveled by a body to the total time taken to do so. And it is also defined as the distance traveled in a unit of time. Time is what a clock reads. A clock can be anything which repeats itself with the passing of time. So student, in the world, what they are saying कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्टीन्यूसली मूव करती हैं, लगातार मूव करती रहती हैं. सो मूवमेंट हमारे यूनिवर्स का सेंट्रल पार्ट है इन विच वी लिव. ओके, एंड ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है जिसमें जितनी भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सेम वे में मूव करते हैं एज द अदर लिविंग थिंग्स मूव. ओके, सो वी मेजर हाउ फास्ट और स्लो. अब हम क्या, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कितना फास्टर मूव कर रहा है या कितना स्लोवर मूव कर रहा है, इस चीज़ को हम मेजर करते हैं उसकी स्पीड को मेजर करके. राइट, स्पीड को डिफाइन करते हैं एज अ टोटल डिस्टेंस, यानी कि स्पीड क्या है, एक रेशियो है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया है एंड कितने टोटल टाइम में ट्रैवल किया है, उसके रेशियो को कहा जाता है स्पीड. ओके, सो स्पीड को आप कह सकते हैं एज अ डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिट ऑफ टाइम. अब टाइम क्या है? टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स. एक क्लॉक जो रीड करती है दैट इज टाइम. एंड एक क्लॉक कोई भी चीज हो सकती है जो खुद को रिपीट करती है विद द पासिंग ऑफ टाइम. राइट, चलो. अब मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस जो है दैट इज क्लॉक, वॉचेस, एंड लेबोरेटरी में हम टाइम को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज स्लो और फास्ट मोशन. अब मोशन स्लो होता है, फास्ट होता है, इसको आप कैसे कैटेगराइज करोगे, दैट यू हैव टू रीड ओवर हियर. So when an object changes position with elapse of time in respect to a stationary object such as the building, electric pole, etc., the object is said to be in motion. अब एक ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज होती है किसके साथ? टाइम के साथ. अगर क्या टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग इट, राइट, तब एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? मोशन में कहा जाएगा. एंड यू कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स ऑब्जेक्ट. एंड आप तब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हो अगर उसकी पोजीशन एक फिक्स पॉइंट या एक फिक्स ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेंज होती है. तो मोशन क्या है? अब एक ऐसा एक्शन जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन चेंज होती है व्हेनेवर एनीथिंग मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. ओके, चलो. नाउ इफ अ बॉडी और अ पार्टिकल मूव्स विद मोर स्पीड, अगर एक बॉडी है क्या, पार्टिकल क्या है, ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करता है, सो मोशन को फास्ट मोशन कहा जाता है. लेकिन अगर एक बॉडी या पार्टिकल लेस स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वहाँ पे मोशन को स्लो मोशन कहा जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि क्या, एक डिस्टेंस को कवर करता है लेस टाइम में, एंड एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जो सेम डिस्टेंस को ज़्यादा टाइम में कवर करता है, तो ऑब्जेक्ट ए को कहा जाएगा क्या, कि वो एक फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट बी को वहाँ पे स्लोवर मूविंग ऑब्जेक्ट कहा जाएगा. एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ए हैज फास्टर मोशन एंड ऑब्जेक्ट बी हैज स्लोवर मोशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ मोशन. तो कितने टाइप्स के मोशन होते हैं? नंबर 1 वी हैव रेक्टिलिनियर मोशन. सो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन के अलाउंग होता है, तो उस मोशन को क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, एक कार है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, दैट मीन दैट अ कार इज इन रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट वी हैव कर्विलिनियर मोशन. सो मोशन अलोंग अ कर्व्ड लाइन. अब एक ऐसा मोशन जो एक कर्व्ड लाइन के अलाउंग हो रहा है उसको आप कर्विलिनियर मोशन कहोगे. एग्जाम्पल, एक कार है जो या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जो एक कर्व्ड लाइन के अलाउंग मूव कर रहा है, दैट मीन दैट ऑब्जेक्ट इज इन कर्विलिनियर मोशन. नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन होता है जो एक सर्कल के अलाउंग होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिलिस्ट है जो एक सर्कुलर पार्क के अलाउंग मूव कर रहा है, दैट मीन्स दैट साइकिलिस्ट इज इन सर्कुलर मोशन. यू कैन सी in this pictures also, this car is in rectilinear motion, this is in curvilinear motion, and this is in circular motion. Now next we come to the topic that is speed. So as I told you, speed is the rate at which a person or an object covers a distance. एक ऐसा rate जिस पे एक person या एक object एक distance को cover कर रहा है, उस rate को कहा जाता है speed. Okay? एक fast moving vehicle की high speed होती है and वो comparatively ज़्यादा distance cover करता है एक shorter period of time में as compared to other object. ठीक है? वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें ऑन द अदर हैंड, सो एक स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट की लो स्पीड होती है एंड एक स्मॉल डिस्टेंस को कवर करता है इन द सेम टाइम पीरियड.
Now next we can also define speed. अब हम speed को कैसे define कर सकते हैं? That is the distance traveled by the object in a unit time. एक unit time में कितना distance travel किया जा रहा है एक object के through, that could also be considered as a speed of that object. So speed का formula होता है distance traveled by the object. Okay, उस object ने कितना distance travel किया है upon time taken to travel this distance, and उसी distance को travel करने में वो object कितना time ले रहा है, इस चीज के ratio को कहा जाएगा speed. Okay, symbolically we can represent the speed as following, which they have shown you. यानी कि अगर आप symbols के through speed को represent करते हो तो speed को represent किया जाता है small b के through, distance को represent करते हैं s के through, upon time को represent करा जाता है t के through, small t के through. So that formula comes equals to be v equals to s upon t. Okay, चलो. Now next we come to unit of speed. अब speed की units क्या क्या है? Let's discuss it. तो anyone who drives a car, अब कोई भी ऐसा पर्सन जो एक कार को ड्राइव कर रहा है वो स्पीड के कंसेप्ट से काफ़ी फेमिलियर होता है. ओके, स्पीड क्या है? एक ऐसा नंबर है जो हमें स्पीडोमीटर पे देखने के लिए मिलता है किसी भी एक मूविंग व्हीकल के. ओके, एंड वो बताता है स्पीडोमीटर कि हमारी जो कार है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है. ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में स्पीड को मेजर किया जाता है माइल्स पर आवर में, दैट इज एमपीएच, एंड या फिर किलोमीटर्स पर आवर में, दैट इज केपीएच. ठीक है, एंड अगर हम डिस्टेंस की एसआई यूनिट को, दैट इज मीटर, को डिवाइड करते हैं टाइम के एसआई यूनिट से, दैट इज सेकंड, बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर, एंड टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड्स. ओके, सो अगर हम मीटर अपॉन सेकंड करते हैं यानी कि दोनों के एसआई यूनिट्स को भी डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड की एसआई यूनिट मिल जाती है, दैट इज व्हाट, मीटर पर सेकंड. ठीक है, डिस्टेंस की क्या थी? मीटर, अपॉन टाइम की थी सेकंड्स, टाइम की क्या थी? सेकंड. सो द unit of speed comes out to be what? Meter per second. Okay, now let's find a relationship between meter per second and kilometer per hour. अब meter per second और kilometer per hour के बीच में relationship को देखते हैं. So 1 kilometer per hour में कितना? 1000 मीटर. भाई किलोमीटर को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे that will be equals to 1000 मीटर, and hours को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे that will be equal to 3600 सेकेंड. ओके, सो अगर आप इसे कट करते हैं सो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 5/18, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं. एंड अगर 1 मीटर पर सेकेंड में देखें कितना किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी रिवर्स ऑफ इट, 18/5 किलोमीटर पर आवर. Now next we come to average speed. So to understand the average speed, first know the uniform and non-uniform motion. So अब हम average speed के concept को समझने से पहले हमें uniform and non-uniform motion के concept को clear करना है. So first of all, you have uniform motion. See, so if a moving body covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. अगर एक बॉडी है, मूविंग बॉडी है, जो कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, हर एक घंटे के अंदर 50-50 किलोमीटर कवर किया जा रहा है. ठीक है, फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर, देन इन अनदर आवर 50 किलोमीटर, देन इन थर्ड आवर अनदर 50 किलोमीटर. सो हर एक इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू. दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, राइट. And if a body is involved in rectilinear motion, the motion is consistent, then the acceleration of the body must be 0. And अगर एक body rectilinear motion में है यानी कि straight line के along move कर रही है और motion consistent है तो जो उस body का acceleration होगा that will be 0. Now examples of uniform motion examples given है. For example, अगर एक कार की speed है 10 मीटर पर सेकेंड, that means what, कि वो कार हर एक सेकेंड में कितना 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है. ओके, यहाँ पे स्पीड आपकी हर एक सेकेंड में कांस्टेंट है. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन. एक सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स हैं वो भी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करते हैं. Now next we come to non-uniform motion. Okay, so if a moving body covers an equal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, it is said to be non-uniform motion. अब क्या है non-uniform motion? Is just opposite of uniform motion. कैसे? अगर एक moving body अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कोई भी एक कंडीशन होने पे ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसिडर किया जाता है, राइट. सो देयरफॉर जो स्पीड होगी बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी. ठीक है, whereas it does not change or remains constant in uniform motion. लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करो तो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर एक टाइम पीरियड के साथ ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होती है. ठीक है, एंड अगर एक बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में है एंड मोशन कंसिस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन जो है बॉडी की वो नॉन जीरो नहीं हो सकती है. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज व्हाट, एक कार है जो कि 10 मीटर्स कवर कर रही है
इन फर्स्ट 2 seconds एंड देन 15 मीटर्स कवर करा है इन नेक्स्ट 2 seconds. तो यानी कि पहले के 2 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकंड के अंदर 15 मीटर्स कवर किया, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है. दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ ट्रेन. एक ट्रेन का भी जो मोशन है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है. Now average speed is the mean of all the speeds of a body in non-uniform motion. So average speed क्या है, कोई भी बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी जितनी भी स्पीड रही है थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जब तक उसने ट्रैवल किया है एक फिक्स जर्नी को, उसमें जितनी भी स्पीड रही उसकी हर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसका मीन जो होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एवरेज स्पीड, है ना. जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट आपको यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो सेम होती है उसकी एक्चुअल स्पीड के तरह. लेकिन एवरेज स्पीड को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन. अब एवरेज स्पीड को भी कैलकुलेट किया जाता है कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है टोटल टाइम में, उसके रेशियो को या उनको डिवाइड करके आपको एवरेज स्पीड मिलती है. जैसे कि एग्जांपल, एक व्हीकल है जो आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. दैट मीन्स व्हाट, कि उसका जो मीन होगा उस व्हीकल का ऑन एन एवरेज वो क्या है कि वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 आवर में, irrespective of changes in its speed during the journey. Okay, so now let's see some examples or some problems which they have solved with us. First of all, Mrs. गीता है जो 650 मीटर्स के डिस्टेंस को वॉक करती है अपने घर से पार्क तक कितने मिनट्स में, 5 मिनट्स में. सो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज हर स्पीड ड्यूरिंग दिस वॉक. सो इस वॉक के ड्यूरिंग मिसेस गीता की स्पीड कितनी है. सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 650 मीटर, टाइम है 5 मिनट्स, तो आप इसे सेकंड में करेंगे, 5 × 60 सेकंड, दैट विल बी इक्वल्स टू 300 सेकंड. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 650 अपॉन 300 व्हिच विल कम आउट टू बी 2.16 मीटर पर सेकंड. नाउ इफ यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है तो आप क्या उस गिवन टाइम पीरियड में उसके डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द गिवन स्पीड. ओके, सो कैसे, क्योंकि फॉर्मूला स्पीड का क्या होता था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. तो यहाँ से हम किसका डिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम का फॉर्मूला बनाया जा सकता है डिस्टेंस अपॉन. अ मैन इज ड्राइविंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. एक मैन है जो अपनी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ फार विल ही बी ट्रैवलिंग इन 10 आवर्स. तो 10 आवर्स टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्टेंस वो मैन कवर करेगा. तो यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है 10 आवर्स का, तो आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है. तो एज वी ऑल नो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है 10 आवर्स का, तो आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर. दैट मीन्स वो मैन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 आवर्स के अंदर 1000 किलोमीटर कवर करेगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग. अब ट्रेन है जो कि 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है. आपसे बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 550 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉपेज इन बिटवीन. अब वो ट्रेन 550 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लेगी अगर वो कहीं बीच में स्टॉप नहीं होती है. तो आपको टाइम निकालना है. स्पीड गिवन है 110 किलोमीटर पर आवर की, डिस्टेंस गिवन है 550 किलोमीटर का. तो टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Distance is 550 upon 110 divided will become to what, 5 hour. That means what, कि वो ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 550 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स का टाइम पीरियड लेगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, अ बस ट्रैवल द फर्स्ट 80 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी इन 1 आवर. अब एक बस है जो कि अपने पहले घंटे में 1 आवर में फर्स्ट 80 किलोमीटर ट्रैवल करती है. फिर नेक्स्ट 120 किलोमीटर नेक्स्ट आवर में 120 किलोमीटर ट्रैवल करा है. तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ दे आर आस्किंग यू दैट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस. अब आपको उस बस की स्पीड निकालनी है, कहीं ना कहीं आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है. सो लेट्स लर्न इट. कैसे, तो पहला पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था 80 किलोमीटर का. सेकंड पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 120 किलोमीटर का. एंड टोटल टाइम कितना लिया है आपका 2 आवर्स का, राइट. पहला भी फर्स्ट आवर में 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड सेकंड भी 1 आवर में ही 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो टोटल डिस्टेंस है S1 + S2 दैट इज 80 + 120 इक्वल्स टू बी 200 किलोमीटर. एंड टाइम कितना होगा टोटल टाइम, दैट इज 1 आवर + 1 आवर इक्वल्स टू 2 आवर. नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस है 200, टाइम है 2 आवर, दैट डिवाइड विल बिकम टू व्हाट, 100 किलोमीटर पर आवर. दैट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड. ओके, चलो
नेक्स्ट कम टू मेजरिंग स्पीड। अब कैसे स्पीड को मेजर किया जाता है? तो स्पीड को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। नंबर 1, स्पीड ट्रैप से। जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस जो है स्पीड जेम्स का यूज करती है चेक करने के लिए कि ड्राइवर्स जो है स्पीड लिमिट को मेंटेन रख रहे हैं या नहीं। सपोज आपको क्या कार्स की स्पीड को फाइंड आउट करना है विच आर ड्राइविंग डाउन योर रोड। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट सेक्शन ऑफ अ रोड विद अ टेप मेजर और क्लिक व्हील। ओके, फिर उसके बाद आप स्टॉप वॉच का यूज करेंगे। टाइम जो कि एक कार उस ट्रैवल को या उस मेजर्ड डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ले रही है, उसके वो मेजर करने के लिए आप स्टॉप वॉच का यूज करेंगे। सो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है? सबसे पहले आपने मेजर किया 50 मीटर स्टार्ट पॉइंट से अलोंग द साइड ऑफ द रोड। फिर आपने अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया जब आप पर ड्राइवर जो सिग्नल है वो क्या देगा कि जो कार है वो स्टार्ट पॉइंट से पास हो रही है। फिर आप अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे जैसी कार जो है फिनिश पॉइंट पर पास हो जाएगी। ठीक है, फिर अब आप क्या करेंगे, अपने स्पीड ट्रैक का आप मतलब मेजरमेंट करेंगे। आप अपने स्पीड ट्रैक का मेजरमेंट यूज करते हुए आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालने हैं। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन वर्क आउट द स्पीड ऑफ कार की स्पीड के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। सपोज जो कार है वो कितना 3.9 सेकंड का टाइम पीरियड ले रही है 50 मीटर डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। तो आप यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस ऑफ 50 टाइम्स 3.9, तो एवरेज स्पीड होगी 12.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव कंपेयरिंग स्पीड। दूसरा मेथड क्या है, स्पीड को कंपेयर करना। ठीक है, हो सकता है कि आप डिफरेंट थिंग्स की स्पीड को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। आप अपनी वॉकिंग स्पीड को किसके साथ, अपने फ्रेंड्स की वॉकिंग स्पीड के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि आपका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द स्कूल, आपके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, या किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। Now each one of you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed। फिर आपका हर एक फ्रेंड क्या करेगा, सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। तो उतने सेम डिस्टेंस को या एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम पीरियड लिया जा रहा है आपके हर एक फ्रेंड के थ्रू, उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे एंड देन यू कैन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच वन ऑफ यू। ओके, सो जैसे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट स्पीड होती है। रॉकेट्स जो कि सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं हमारे अर्थ ऑर्बिट में, वो क्या करते हैं, स्पीड जो है उनकी अप टू 8 किलोमीटर पर आवर तक की रहती है। एंड वहीं जो एनिमल्स लाइक टॉर्टोइज या स्लॉथ, उनकी जो स्पीड होती है वो 8 सेंटीमीटर पर मिनट तक की होती है, यानी कि वो बहुत स्लो मोशन में मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो सी द नीड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम वॉज रियलाइज क्वाइट अर्ली बाय ह्यूमंस। अब टाइम को मेजर करने की जो नीड थी वो भी ह्यूमन बीइंग्स से काफी जल्दी ही क्या कर ली थी, रियलाइज करी थी। ओके, इट माइट हैव प्रोबेबली स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन दैट सम इवेंट्स इन द नेचर आर पीरियोडिक। एंड इसको प्रोबेबली कब स्टार्ट हुआ था, जब लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कुछ इवेंट्स हमारे नेचर में जो पीरियोडिक बेसिस पे होते हैं। यानी कि जब सन राइज करता है, ठीक है, विद द राइज ऑफ सन, इसको क्या कहा जाता था, डे कहा जाता था। सिमिलरली मंथ, एक मंथ कब कंप्लीट माना जाता था, एक मंथ वो टाइम पीरियड होता था फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। एंड एक ईयर को माना जाता था कि ईयर कब कंप्लीट होगा, कि जब एक अर्थ जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा अराउंड द सन, उतना टाइम पीरियड माना जाता था 1 ईयर का। ठीक है, तो पहली जो मीन्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम थे दैट वाज सनडाइल, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक। ओके, लेट्स डिस्कस देम। नंबर 1 विच वी हैव इज सनडाइल। तो सनडाइल यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, दिस इज सनडाइल। सनडाइल आपका अर्लीस्ट टाइप है टाइम कीपिंग डिवाइस का, जो इंडिकेट करता है कोई भी एक डे टाइम पीरियड को किसके अकॉर्डिंग, शेडो की जो पोजीशन होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो की पोजीशन होगी जो कि सन की रेज के थ्रू एक्सपोज हो रही है, उसके थ्रू हम क्या करते थे, टाइम पीरियड को मेजर करते थे। ठीक है, एंड जैसे जैसे डे आपका आगे बढ़ता था, डे प्रोग्रेस करता था, सन जो है स्काई में मूव करता था, जिसकी वजह से जो शेडो की फॉर्मेशन होती थी एक ऑब्जेक्ट की, वो भी मूव करती थी, है ना, एंड इंडिकेट करती थी कि द टाइम इज पासिंग फॉरवर्ड। ओके, चलो, तो सनडाइल के थ्रू क्या हमें एक लोकल टाइम मिलता था 15 सेकंड के एक्यूरेसी तक का। ठीक है, एंड एक ऐसा ही सनडाइल है जो कि ऑब्जर्वेटरी में बनवाया गया, दैट इज जंतर मंतर में इन न्यू दिल्ली। सनडाइल्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ये टाइम को डिपिक्ट नहीं कर सकती है एट द नाइट टाइम। ठीक है, बिकॉज नाइट टाइम पे सन नहीं होता, एंड ये सन के प्रिंसिपल पे ही, सनलाइट की जो रेज होती है इसके प्रिंसिपल पे ही ये वर्क करता है, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये टाइम को डिपिक्ट नहीं कर सकता है। एंड ऑल्सो ऑन अ रेनी डे या क्लाउडी डे या विंटर सीजन में भी जब सन नहीं दिखता है फॉर द मेनी डेज, देन ऑल्सो इट डज नॉट वर्क। ठीक है, चलो, नेक्स्ट वी हैव पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक क्या है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। पेंडुलम क्लॉक एक क्लॉक है जो कि पेंडुलम का यूज करती है। पेंडुलम एक स्विंगिंग वेट है, ठीक है, उसी के थ्रू अपना टाइम कीपिंग एलिमेंट को उसको मानकर यह टाइम को इंडिकेट करती है। पेंडुलम का जो एडवांटेज है टाइम कीपिंग का, वो ये है कि इसका एक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है।
ये स्विंग करता है बैक एंड फोर्थ एक प्रिसाइज टाइम इंटरवल में डिपेंडेंट ऑन इट्स लेंथ, यानी कि ये क्या करता है, पेंडुलम आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करता है प्रिसाइज टाइम पीरियड के अंदर एंड डिपेंडेंट होता है कि इसकी लेंथ कितनी है ना, एंड रेजिस्ट करता है स्विंगिंग एट अदर रेट। अब जो होम पेंडुलम क्लॉक है उसको रिप्लेस किया गया है एक चीपर सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक क्लॉक के थ्रू इन 1930s एंड 1940s एंड आज के टाइप पे मोस्टली डेकोरेटिव एंड एंटीक वैल्यू के लिए रखे जाते हैं। पेंडुलम क्लॉक्स मस्ट बी स्टेशनरी टू ऑपरेट। पेंडुलम क्लॉक जो थी वो ऑपरेट करने के लिए क्या रहती थी, स्टेशनरी रहती थी एंड कोई भी मोशन या एक्सीलरेशन जो आपके पेंडुलम के मोशन को इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से इनएक्यूरेसीज कॉज होती थी, इसलिए जो बाकी मैकेनिज्म थे उनको पोर्टेबल टाइम पीसेस में यूज किया जाता था। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ टाइम। अब जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है ना, बेस यूनिट ऑफ टाइम है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज सेकंड, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ और भी मल्टीपल्स ऑफ सेकंड्स है जैसा कि डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम। सो 1000 मिली सेकेंड्स में 1 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर, 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे एंड 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट, कुछ टाइप में और गिवन जैसे कि 28, 29, 30, 31 डेज, ये सारा 1 मंथ बनाते हैं। 365 और 366 डेज 1 ईयर होता है। 12 मंथ्स 1 ईयर के इक्वल होते हैं। 10 ईयर्स 1 डिकेड के इक्वल होता है। 100 ईयर्स इक्वल्स टू 1 सेंचुरी एंड 1000 ईयर्स इक्वल्स टू 1 मिलेनियम। Now next we come to the topic that is simple pendulum. So simple pendulum क्या है, एक डिवाइस है जो कि अपने हर एक टू एंड फ्रो मोशन को एग्जैक्टली सेम टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है। इसके अंदर एक स्मॉल मेटल बॉल होती है, ठीक है, जिसको आप बॉब कहते हो। इसको सस्पेंड किया जाता है एक लॉन्ग थ्रेड से, एक रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड लटकाई जाती है जिसके नीचे से आप किसको, इस बॉब को या मेटल बॉल को स्विंग करते हैं। जैसे कि इस तरीके से स्विंग किया जाता है कि बॉब आपका फ्रीली बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है। अब जब पेंडुलम रेस्ट पे होता है तो उसकी बॉब जो है अपनी मेन पोजीशन पे होता है एंड अगर इस पेंडुलम का जो बॉब है उसको आप पुल करोगे एक साइड पे, तब उसको रिलीज करोगे तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो, यानी कि बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा एक स्विंग की तरह। एंड इसी टू एंड फ्रो मोशन को जो एक बॉब टू एंड फ्रो इस तरीके से मूव करता है अपनी मेन पोजीशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब पेंडुलम के मोशन को सबसे पहले गैलीलियो ने क्या किया था, स्टडी किया था एंड टाइम पीरियड जो एक ऑसिलेशन का होता है गिवन पेंडुलम का, दैट इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इफ इनिशियली जो बॉब था जब हम उसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते थे, मान लो O2 पॉइंट A और उसको रिलीज किया जाता है तो वो वापस आता है अपनी मेन पोजीशन पे, लेकिन स्टॉप नहीं होता, वो और पीछे जाता है, फॉरवर्ड जाता है टू पॉइंट B तक, ठीक है। चलो, फिर बॉब डज नॉट गो बियॉन्ड पॉइंट बी, लेकिन पॉइंट बी से आगे वो नहीं जाता है एंड वहां से वो वापस क्या आता है, पीछे की तरफ आता है अपनी मेन पोजीशन पे। सो ये बॉब का जो मोशन है कहाँ से, O to point A, then A to B via O and finally back to O from B, that is counted as one oscillation. अब पॉइंट A and B आपके एक्सट्रीम पोजीशन है जिससे बियॉन्ड बॉब मूव नहीं कर सकता एंड जो काउंटिंग होती है एक ऑसिलेशन की वो स्टार्ट होती है किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट है एंड बॉब वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। अब बॉब के थ्रू जो टाइम पीरियड लिया जाता है ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एंड टाइम पीरियड को एक्सप्रेस किया जाता है इन सेकेंड्स। ओके, चलो, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड। सो अब हम एक इन्फॉर्मेशन को, किसी भी गिवन इन्फॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर की फॉर्म में उसको कहा जाता है पिक्टोग्राफ, ठीक है। एंड किसी भी इंफॉर्मेशन को या डेटा को जब आप ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो दैट इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं एंड द टाइम पीरियड उस डिस्टेंस को कवर करने में लिया जाता है वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा फास्टर हमारा व्हीकल मूव करता है उतना फास्टर हम लोग अपने ट्रैवलिंग को फिनिश कर लेते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये तीनों ही एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रिलेटेड होते हैं। So before learning about the distance time graph, let us discuss the types of graph. सबसे पहले कुछ types of graphs हम डिस्कस कर लेते हैं। Graphs basically 3 types के होते हैं। नंबर 1 बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है, एक ऐसा ग्राफ है जिसको वर्टिकल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इस ग्राफ में हर एक ब्लॉक जो है एक रीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इज पाई चार्ट। पाई चार्ट एक पाई जैसा ग्राफ होता है जो कि डेटा को सर्कुलर पाई लाइक चार्ट में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। देन थर्ड इज लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ डिफरेंट जो फाइंडिंग्स है डेटा की उसको लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब जो सबसे पॉपुलर मेथड है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड, दैट इज लाइन ग्राफ, है ना। एंड ये जो तरीके का लाइन ग्राफ जो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम को रिप्रेजेंट करता है इसको पॉपुलरली डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहा जाता है।
डिस्टेंस को यूजुअली वाई एक्सिस पे यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस होता है वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टाइम को हम यूजुअली एक्स एक्सिस पे यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ नहीं है बल्कि एक सिंपल सा लाइन ग्राफ है जो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम फाइंडिंग्स को एक ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करता है। ओके एंड ऐसा डिस्टेंस टाइम लाइन ग्राफ जब बनाते हो काफ़ी सिंपल होता है। सबसे पहले आपको एक सेट ऑफ डेटा आपके पास होना चाहिए, दैट इज व्हाट, कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है कितने टाइम पीरियड में जो कि मोशन में है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप एक्सिस को ड्रॉ करोगे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ, जो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको एज ओ लेबल किया जाएगा जिसका मीनिंग होता है ओरिजिन। फिर दोनों एक्सिस पे आप डिस्टेंस एंड टाइम को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एदरिंग टू अ स्केल विच इज फिक्स्ड। देन हमें जो पॉइंट्स है अपने इन्फॉर्मेशन के, डेटा के, उनको प्लॉट करना है बाय चूजिंग डिस्टेंस अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव टाइम इंस्टेंट, एंड देन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा एक स्मूथ कर्व के साथ, एंड वहाँ पे आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको डेटा गिवन है, डेटा का ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है, क्या है, आपको डिस्टेंस गिवन है कि 5 मीटर, यहाँ पे तो 0 डिस्टेंस है 0 टाइम पीरियड में, तो उसके बाद 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में, देन 10 मीटर का डिस्टेंस है 20 सेकंड्स में, देन 15 मीटर का डिस्टेंस है 30 सेकंड्स में, एंड 20 मीटर का डिस्टेंस है 40 सेकंड्स में। अब आप इसको प्लेस करोगे तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनकर आ जाएगा। तो अगर आप इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट के मोशन को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो जितने भी मोशन को आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो वो यूनिडायरेक्शन होते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो क्या नहीं कर जा सकती, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करी जा सकती। अगर लाइन आपकी एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट लाइन बन के आती है तो ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म स्पीड में, लाइक दिस। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट लाइन है यानी कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, एंड अगर डिस्टेंस आपका, दैट मीन्स व्हाट, अगर डिस्टेंस आपका टाइम के साथ कांस्टेंट है तो वो जो आपका ग्राफ बन के आता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्या कहते हो कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन पे एट द गिवन डिस्टेंस, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन के आई है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। एंड अगर ग्राफ में कर्व्स या ऐसी लाइंस है जो पैटर्नेबल नहीं है तो ऑब्जेक्ट आपका वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में माना जाता है, समवॉट लाइक दिस। सो ये वेरियस कंडीशंस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। फिर उसके साथ साथ अगर एक कर्व आता है एक लाइन के अंदर जो कि आप लाइन ग्राफ पर ड्रॉ कर रहे हो तो वो डिनोट करता है एक्सेलरेशन को या डी एक्सेलरेशन को। ठीक है, एंड एक कर्व जो बल्ज होता है राइट हैंड साइड वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, जबकि कर्व जो कि लेफ्ट हैंड साइड को बल्ज होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि कर्व आपका राइट हैंड साइड पे बल्ज है। ठीक है, एंड ये कर्व आपका लेफ्ट हैंड साइड पे बल्ज है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्सेलरेशन को। ओके, चलो नाउ कैलकुलेटिंग स्पीड फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब एक स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, एज वी नो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन अ यूनिट टाइम, एंड बहुत इजीली आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो अगर दोनों ही चीज़ें दैट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस यूजिंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है, चाहे वो एवरेज स्पीड हो चाहे वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, किसको यूज़ करके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ करके। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एज अ स्लोप, उसके स्लोप से, यानी कि जो लाइन बनती है ग्राफ की उसके स्लोप से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो कितने स्टीपर है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है जिसको आप एवरेज स्पीड कहते हो, तो उसमें एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है क्या करके, जो y की वैल्यू में चेंज आ रहा है उसको डिवाइड करके बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन x वैल्यू। ठीक है, मान लो कि एक स्पीड है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वहाँ पे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है एंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड है उसको कैलकुलेट किया जाएगा y वैल्यू को डिवाइड करके बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू। एंड इन केस जो लाइन आपकी कर्व्ड है किसकी वजह से, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की वजह से, जो कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्पीड है, तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको डिटरमाइन किया जाएगा क्या, उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके एंड उस टेंजेंट के स्लोप को मेजर करके। सो प्रॉब्लम 5 क्या है, यहाँ पे डायग्राम आपको नेक्स्ट गिवन है जो कि क्या एक मैन की मोशन को शो कर रहा है जब वो अपने घर से निकलते हैं क्या करने के लिए, बाहर वॉन्डर आउट करने के लिए बिफोर कमिंग बैक। सो आपको उनकी जर्नी को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इस ग्राफ को। सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे मैन जो है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन सी दिस इज द ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय दैट मैन। यहाँ पे मैन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की 9 o'clock पे फ्रॉम हिज होम, फिर उनके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहे हैं, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रहे हैं फॉर 2 hours, एंड देन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया अवे फ्रॉम हिज हाउस। कब तक, 11 AM तक, सॉरी हाँ 11 o'clock तक। फिर वो इस डिस्टेंस पे स्टेशनरी हैं 1 घंटे के लिए, उसके बाद उन्हें दोबारा से वॉक करना स्टार्ट किया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड स्पीड को मेंटेन रखा है फॉर हाफ एन आवर।
फिर उसके बाद वो क्या फार्देस्ट पॉइंट जो है अपने घर से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो कि उनके घर से 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, एंड कितने टाइम पे 12:30 पे। फिर उन्होंने दोबारा वापस उस पॉइंट से क्या अपने घर की तरफ चलना शुरू किया, कितनी स्पीड पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड फाइनली वो अपने घर पे पहुंच गए एट 14 आवर। ओके, सो यहाँ पे क्या देखा कि उन्होंने कितना 60 किलोमीटर वॉक किया एंड वापस आए, एंड टोटल कितना 120 किलोमीटर उन्होंने वॉक किया है, एंड कितना उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 5 आवर्स का टाइम पीरियड लिया है। दैट मीन्स उनकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, अगर आप डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर का, एंड जो टाइम है दैट इज 5 आवर्स का, तो डिवाइड करने के बाद दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट मैन। ठीक है, चलो, सो ये ग्राफ है, एंड इस ग्राफ से आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ यू कैन फाइंड द मैक्सिमम स्पीड रीच्ड बाय द रनर व्हाइल पार्टिसिपेटिंग अ 1500 मीटर रेस। अब आपको यहाँ पे 1500 मीटर रेस का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एंड इस ग्राफ के थ्रू उस रनर की आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है स्पीड को एस्टिमेट किया जा सकता है उसके स्लोप को देखकर ऑन द लाइन ऑफ ग्राफ इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन का जो स्लोप है फर्स्ट 600 मीटर में वो सबसे हाईएस्ट है। फिर आप यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि उस रनर की जो स्पीड है वो हाईएस्ट थी जब वो 600 मीटर मार्क पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, दैट इज एट अबाउट 80 सेकंड, कितने सेकंड में, 80 सेकंड में। दैट मीन्स वहाँ पे रनर की स्पीड कितनी होगी इस टाइम पे 600/80, दैट विल बी 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये डायग्राम जो है क्या कर रहा है, एक बॉय के मूवमेंट को शो कर रहा है, जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है, बाहर घूमने जाता है और वापस आ जाता है। अब आपको ब्रीफली उसकी जर्नी को एक्सप्लेन करना है, दिस वन ग्राफ। ओके, सो अगेन ये बॉय जो है कितने 17 PM पे क्या अपने घर से निकल गया और कितना 15 मिनट्स से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में कवर किया, कितनी स्पीड पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। फिर उनके बाद आगे वो यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहा है और 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ एन आवर, एंड फ्रॉम 17, 15 to 18 तक उन्होंने मूव किया है उस बच्चे ने। फिर वो स्पॉट पे कितना 25 किलोमीटर जो घर से दूर है उस स्पॉट पे वो कितने 7.5 मिनट के लिए वहाँ पे रुका है, और उसके बाद उसने वापस अपने घर की तरफ चलना शुरू किया 66.66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, एंड कितना टोटल 22.5 मिनट्स तक ट्रैवल करके फाइनली वो अपने घर पे 18:15 पे पहुंच जाता है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि इसको आप वेलोसिटी या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, एंड उसके साथ साथ क्या डिफिकल्टी है कि आप यहाँ पे छोटे या लार्ज वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर सकते सेम ग्राफ के अंदर। एंड ये ग्राफ इतना ज़्यादा सिंपल है कि उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से लोगों को क्या होता है, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड दस मिस इंटरप्रेटिंग डेटा, उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, डेटा को मिस इंटरप्रेट किया जाता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, एंड दिस आल्सो हैपेंस व्हेन यूजर्स आर नॉट हाईली फेमिलियर विद द डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द ग्राफ। ओके, चलो, so the chapter is completed and I hope it was very clear to you. Okay, let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everybody.